आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उससे आज हम यह क्लास लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी पेशे से वकील थे। जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ा तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत का झगड़ा था, उसके विरुद्ध गांधी जी वहाँ सक्रिय रहे और गांधी जी वहाँ कई सारे आश्रम की स्थापना की और खासकर जो काले लोग थे उनके विरुद्ध मजबूती से लड़ा। लेकिन जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो यहाँ जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसके विरुद्ध गांधी जी यहाँ के माहौल को समझते हैं और माहौल को समझने के लिए उनके राजनीतिक गुरु उन्हें हेल्प करते हैं और वो अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं आगे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं या फिर 9 फरवरी 1915 को या 9 मार्च 1915 को या फिर 9 अप्रैल 1915 को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी जब केस लड़के वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं वह 9 जनवरी 1915 को आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि आधुनिक भारत का इतिहास में जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हमने पहले ही कहा है कि गांधी जी ने कई आश्रम की स्थापना किए हैं, तो वहाँ उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन है, फिनिक्स आश्रम है और साबरमती आश्रम है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो ये है संबंधित है वो नटाल इंडिया कांग्रेस भी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन भी वहाँ से संबंधित है, फिनिक्स आश्रम भी संबंधित है। लेकिन साबरमती आश्रम जो है गांधी जी जब भारत आते हैं तो यहाँ गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सबसे चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गांधी जी जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं वह है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जो है जो गांधी जी को महात्मा कहा है सबसे पहले वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका संबंध जो है बंगाल से है और इन्होंने दो राष्ट्रों के लिए जो है राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत के लिए हमारा जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और बंगाल विभाजन के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बंगला, जो आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। महात्मा गांधी को सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा कहा था और तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। ये चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद का मील मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। तो ये सभी के सभी संघर्ष जो है गांधी जी से संबंधित ही संघर्ष है, यानी गांधी जी जब भारत लौटे हैं तो सबसे पहले जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद जो है अहमदाबाद के मील मजदूर का सत्याग्रह है, फिर खेड़ा सत्याग्रह है। तो ये तीनों सत्याग्रह जो है वो गांधी जी से संबंधित है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना होकर के इनमें से सभी ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये सभी जो है वो गांधी जी के ये से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। 1917 में
जब चंपारण गांधी जी आए थे, और ये जो है पहला गांधी जी का, समझिए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब भारत लौटे हैं 1915 में, तो उसके बाद गांधी जी जो है अलग अलग कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में हिस्सा लिए, और फिर अलग अलग जगहों पर गांधी जी स्थिति को समझ रहे थे। तो उसी बीच जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कल ये यहाँ सॉरी लखनऊ का एक बहुत फेमस अधिवेशन है, क्योंकि उसी अधिवेशन में जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, उसमें गांधी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे हुए थे, तथा कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो है उस अधिवेशन में गांधी जी भी हिस्सा लिए थे। तो वहाँ उसके बाद गांधी जी से जो मिल करके गांधी जी को अपनी समस्या बताए हैं, वो है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है चंपारण से आए हैं, जहां हम किसानों को मजबूर किया जाता है नील की खेती करने पर, और 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हम लोग को नील की खेती करना पड़ता है। और इसीलिए गांधी जी यहाँ आए थे, और गांधी जी यहाँ आए तो उसके बाद जो है गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था, और इसमें सफलता मिली। उसके बाद गांधी जी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट, जिसको जो है रॉलेट एक्ट नो अपील नो दलील वाला जो कानून है 1920 ईस्वी में। तो याद कीजिए कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होगा, गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918 में, जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रॉलेट एक्ट, जो कि 1920 नहीं बल्कि 1919 में आया है, और इसी के विरुद्ध जो है यह काला कानून, इसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने गोली चला करके निहत्थे लोगों को पर जान ले लिया था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये जो है गांधी जी यानी सुमेलित जो नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी है कि रॉलेट एक्ट जो है यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कानून जिसके तहत बिना चाहे जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे, और उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए जो है भारतीयों को जेल में डाला जाता था, और जब चाहे जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। नो अपील नो दलील नो वकील जो है इसमें कहलाता था। तो ये आर्म्स एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, या दोनों हैं, A+B, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि यह रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, और इसी के तहत जो है नो अपील नो दलील नो वकील, बिना चाहे किसी को भी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था, यह रॉलेट एक्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 जनवरी 1919 है, 13 मार्च 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है, या 13 मई 1919 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह बैसाखी का दिन था, जो त्यौहार है बैसाखी का त्यौहार पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है, जैसे केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार से यह कृषि का त्यौहार पंजाब में और हरियाणा क्षेत्र में बैसाखी का मनाया जाता है। तो यह 13 अप्रैल का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, और उन्हीं के लिए जो है जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है, एक शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, और उस सभा पर जनरल ओ डायर जो है सेना के साथ पहुंच गए, और उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने लगातार जो है गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मर गए। उसमें एक कुआं है, जब आप जाएंगे जलियांवाला बाग देखने तो उसी के बीच में कुआं है। बहुत सारे लोग अपनी गोली से मरने के बजाय कुआं में कूद करके जान दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है सबसे बड़ा नरसंहार कहिए उस वक्त का ये जलियांवाला बाग था, और इसकी जांच करने के लिए जो है अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन जो है एक नियुक्त किया था, और उसने जनरल ओ डायर को ही सही ठहरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जनरल ओ डायर ने गोली ही नहीं चलाया है। तो अब ये उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो जैसे चाहते थे करते थे। तो उस वक्त जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट जानने के लिए कौन कमीशन ये किया गया था? हंटर कमीशन। आपको इस वीडियो का एक एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न
जो हमारा एक है, लेकिन हम उसके बारे में विश्लेषण में ऐसा बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड दसियों प्रश्न आप करके आएंगे। जैसे जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी किनके लिए, तो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। कब हो रहा था, तो बैसाख का दिन था, बैसाखी पूर्णिमा का जो बैसाखी त्यौहार है उसका दिन था। दूसरी बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हुआ तो उसके विरुद्ध कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो हंटर कमीशन। इस प्रकार हर एक प्रश्न में विश्लेषण से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी, तो इसको पीछे हम लोग चर्चा किए हैं, तो यहाँ अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभाएं चल रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था, हंटर आयोग, बलवंत राय समिति, अस्थाई समिति। तो अभी पीछे इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं जब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने जो कमेटी गठित किया था उसका नाम था हंटर आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उसके विरुद्ध लोग जो है इतने ये हो गए थे कि एक समझिए तो बहुत बड़ा आंदोलन उसके विरुद्ध जो है शुरू हुआ। उसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसमें जो है लोग इतने तकलीफ दे था, इतने लोग मारे गए थे, इतना बड़ा जनसंहार था, नरसंहार था वो, कि उसके विरुद्ध जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सर नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो लौटा दिए और पूरे देश स्तर पर जो है एक आंदोलन छिड़ा, उसको असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी वक्त असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त भारत में जो एक और आंदोलन सक्रिय था वो था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में आपस में बैठ करके ये किए थे ताकि उससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला था और ये एक आंदोलन जो है ये रूप लिया। लेकिन आगे चल के गांधी जी फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हम सभी बातें डिटेल्स में आपको बताएंगे, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है 12वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। 13वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में, नागपुर विशेष अधिवेशन 1920 में, या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था और भारत के हर अलग अलग इलाके में होता था, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती थी या कुछ इस प्रकार की बात होती थी जहां ये करना आवश्यक पड़ता था तो कुछ विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ये जो ये है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ है 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नागपुर के अधिवेशन 1920 में जो है इस बात को पारित किया गया था और कि हम लोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता हैं। खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था कि तुर्की में जो खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था उसके विरुद्ध यहाँ भारत में लोग जो है ये कर रहे थे, भारतीय मुसलमान खास करके खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध जो है खिलाफत उस फैसले के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तो उनके नेता कौन थे, उनके नेता थे संबंधित नेता इसमें से नहीं है, उसमें शौकत अली है, इनायत अली है और मोहम्मद अली है। तो इसमें जो संबंधित नेता नहीं है या इनमें से कोई नहीं, 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि खिलाफत आंदोलन के जो है संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। आगे भारत में एक और आंदोलन चला है जो पहले ही चला है, इससे इनायत अली और विलायत अली ये दोनों अली बंधु ही हैं, ये वहाबी आंदोलन के नेता हैं। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये खिलाफत आंदोलन के नेता, याद रखेंगे दोनों में अली बंधु ही है। खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई अली बंधु जो है ये खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली हैं। तो इसमें जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, 20 जून 1920 को या 30 मार्च 1919 को। 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दिल्ली में जो खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह किए थे महात्मा गांधी। अगला सवाल है हमारा कि दिल्ली में आयोजित खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये मौलाना आज़ाद, शौकत अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये दो अली बंधु ये तो प्रमुख नेता हैं इसके खिलाफत आंदोलन के, ये प्रमुख हैं, प्रमुख रूप से जाने जाते हैं शौकत अली और इनायत अली, मोहम्मद अली। और मौलाना आज़ाद जो है उस वक्त ये उतना सक्रिय रूप में आगे आते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। लेकिन जो उस आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए हैं वो किए हैं महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है वो एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी मिला है और इस तरह से और जो असहयोग आंदोलन है वो बहुत मजबूती बना पाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय कौन सी उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी को भी बहुत सारा उपाधि दिया गया था, तो उसमें से गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसरे हिंद की उपाधि, जुलू में युद्ध पदक या बोअर पदक या इनमें से सभी। तो जो ये हुआ गांधी जी को जो दिया गया था ये सारे उपाधि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए थे। केसरे हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, ये जितनी भी उपाधि गांधी जी को दिया गया था वो सभी को गांधी जी उस वक्त असहयोग आंदोलन के वक्त वापस लौटा दिए थे। अगला है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? लेकिन असहयोग आंदोलन ठीक ठाक से चल रहा था, अचानक गांधी जी वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो लगातार अहिंसा में विश्वास रखते थे और वो ये कहते थे कि हम किसी भी प्रकार से हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और उनका ये मानना था कि हिंसात्मक ढंग से हम इस आज़ादी की लड़ाई को जीत भी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है लगातार जो है अहिंसात्मक ढंग से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी बीच जो है एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। यह घटना है 1922 ईस्वी की, जिसको जाना जाता है चौरी चौरा कांड के नाम से। तो इस घटना के पश्चात जब चौरी चौरा कांड हुआ, उस घटना के पश्चात जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद काकोरी कांड है, फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने की घटना है, लेकिन पहले जो है यह चौरा चौरी का घटना है जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि चौरा चौरी की जो घटना हुई है यह कब हुई है? तो 1922 में किस तिथि को हुई है? 5 फरवरी 1922 को हुई है, 12 फरवरी 1922 को हुई है, 10 मार्च 1922 को हुई है या 15 अप्रैल 1922 को हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि चौरा चौरी की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई है। याद रखेंगे सभी साथी कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो ताशकंद में जो हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो 1920 ईस्वी है। भारत में 1925 ईस्वी आएगा। यहाँ ये ताशकंद की बात हो रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह का संबंधित राज्य कौन सा है? ये उसी समय का एक विद्रोह है मोपला विद्रोह। इसका संबंधित राज्य केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है या फिर उड़ीसा है जी। 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है मोपला विद्रोह का वह है केरल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि कांग्रेस का गया अधिवेशन उसी वक्त हुआ था। ये आज़ादी की लड़ाई की अभी हम लोग 1915 से लेकर के 25 तक के बीच की घटनाओं को देख रहे हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा वो 1925 से, और जल्द ही आपको आज से कल तक में ये 1947 तक की तमाम घटनाओं पर वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि आपके कोई भी प्रश्न न छूटे। खासकर जो अभी स्टेट के प्रश्न आने वाले हैं उससे भी क्वेश्चन किसी प्रकार के नहीं छूटे।
अगला है कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है यह अध्यक्षता कौन किए थे। तो कांग्रेस का वैसे तो बिहार में 2 प्रमुख अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में हुआ है, 12 से याद रखिएगा बांकीपुर जो कि पटना में है, और उसकी अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो 1922 में हुआ है। कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन है यह कब हुआ है, तो ये इसकी जो ये है ईस्वी है वो 1922 है, और अध्यक्षता जो किए हैं वो CR दास यानी चितरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक तीसरा अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है 1940 में, लेकिन वो अधिवेशन अब बिहार में रहा नहीं, वो जगह जो है अब चला गया है झारखंड में। तो अगर संयुक्त बिहार की बात होगी कि बिहार और झारखंड जब सम्मिलित था तो 1940 में भी एक अधिवेशन हुआ था उस वक्त, तो वो जो है अब झारखंड में जगह है और उसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं यह कह करके कि हम किसी प्रकार के हिंसात्मक लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, तो गांधी जी से सब कोई नाराज हो गए थे। सबका कहना था कि ये असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी को नहीं लिया जाना चाहिए था। चौरा चौरी कांड एक अलग बात है, लेकिन असहयोग आंदोलन चलते रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी वापस ले लिए थे। तो उससे गांधी जी के, हालांकि ये लोग भी जो है कांग्रेस में ये थे और नरम दल के ही नेता थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मुख्य रूप से मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, और वो किए थे 1923 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यह 1919, 20, 21 या 22 में आते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आया था वो आया था 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक में शामिल नहीं है। अभी हम पीछे कहते हैं कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है उसमें जो शामिल हैं वो हैं मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो शामिल जो नहीं है वो है हमारे बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है। अनहैप्पी इंडिया, गीतांजलि, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं जी। 27वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है या गीतांजलि जो है इनकी प्रमुख रचना है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इनका जो सबसे करेक्ट आंसर है 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड हुआ जिसमें ट्रेन में जो है चलती ट्रेन को रोक करके और उसमें से जो भी हथियार थे वो लूटा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम आता है। तो ये जो 28वां नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड, तो काकोरी कांड नामक जो घटनाएं घटी है इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 1925 में यह घटना घटी है जिसमें काकोरी स्टेशन पर जो है ट्रेन को रोक करके उसमें से तमाम तरह के हथियार को लूटे गए थे, और बाद में इन लोगों को पकड़े जाने पर फांसी की सजा दे दी गई थी। इसमें प्रमुख नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खान है, रोशन लाल है और भगत सिंह है। तो 29वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये ऊपर के जो तीन हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल, ये सभी काकोरी कांड में सम्मिलित थे, और जो नहीं थे उस कांड में वो भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह को बाद में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और जो है तो इसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि काकोरी कांड में जो शामिल नहीं है, 29वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन शामिल नहीं है, तो भगत सिंह उसमें शामिल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है
कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 30वां नंबर प्रश्न है। इसकी स्थापना 1925, 1928, 1930 या 1932 में हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1928 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, उसका जो उद्देश्य है वो किसके लिए है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर हुआ। दूसरा है कि काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दमन की नीति थी उसके विरुद्ध था, या फिर भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति में उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो जो सबसे सही उत्तर है अगर कूट मिलाया जाए तो ऊपर के तीन, कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो वो भी एक कारण था। दूसरा था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार का जो दमन नीति था उसका विरोध करना। ये कोई कहीं से कोई आशय नहीं था कि हम अपने प्रशासन को लेकर के अनुभव प्राप्त करें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3 है, चौथा उसमें सही उत्तर नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है बाबू जगजीवन राम ने किया है, रामलाल शाह ने किया है, या फिर श्री कृष्ण सिंह ने किया है? जी 32वां नंबर सवाल का सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कौन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है लखनऊ समझौता, फिर है स्वराज दल की स्थापना, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पहली घटना है इन सभी में वो ये है कि लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तथा कांग्रेस के जो नरम दल है और गरम दल है, दो दल जो है कांग्रेस का, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में वो लोग अलग हो गया था, नरम दल और गरम दल, तो उनके बीच भी समझौता हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ 1916 में हुआ। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई है, लेकिन उससे पहले हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला के बाद आंसर होगा तीसरा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे पहले हुआ है। तो पहला के बाद तीसरा होगा 1919 में, और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है 1919 के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, और अंत में स्वराज दल का गठन है। यानी पहला पहले है, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो सबसे पहली घटना है वो लखनऊ समझौता है, उसके बाद जलियांवाला बाग है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है, एओ ह्यूम को जाना जाता है, या फिर चित्तरंजन दास को जाना जाता है, या मोतीलाल नेहरू को जाना जाता है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि देश बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो हैं चित्तरंजन दास, जो सीआर दास के नाम से हम लोग जानते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1920, 1928, 1926, 1930? 35वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन जो भारत आया है वह 1928 को आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ उनका पुरजोर विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। हम लोग जो है ये लगातार प्रश्न का सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। कहाँ आया था? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या दिल्ली?
तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन का सभी सदस्य भारत पहुंचा था, वो पहुंचा था भारत के मुंबई शहर में। यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह मुंबई आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के विरुद्ध लाठीचार्ज में। तो 38वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार चल रहा था और उसके विरुद्ध जो है पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे, उनकी मृत्यु तक हो गई थी। और उन्होंने ही कहा था कि हमारे पीठ पर पड़ा लाठी का एक एक डंडा जो है वो बरतानवी सरकार के ताबूत में कील साबित होगा, और जो कि सही भी हुआ। उसके बाद जो है भारत आज़ाद भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर सवाल है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को, या फिर भगत सिंह को? जी 39वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई है वो लाला लाजपत राय को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के सदस्य के रूप में शामिल है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट पेश कौन किए हैं? तो नेहरू रिपोर्ट जो पेश करने का कार्य किए हैं वो किए हैं मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने जो है इनके साथ 8 सदस्य और भी थे और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और ये लोग जो है जब अंग्रेजों ने कहा था कि ये लोग आप अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, तो इन लोगों ने मिलकर के एक रिपोर्ट पेश किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो शामिल सदस्य है वो तेज प्रताप सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन से संबंधित थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जयप्रकाश नारायण है, या आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 41वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जयप्रकाश नारायण जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के केस में, या फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने में, या लाहौर षड्यंत्र केस में, या इनमें से सभी? तो 42वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हालांकि ये सारे जो है झूठे ये हैं। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंके थे, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने उससे किसी की जान नहीं गई थी, इसलिए बम फेंके थे ताकि जो है बहरी सरकार को जगाया जाए, अपना अधिकार के लिए लड़ा जाए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फंसा करके गलत तरीके से और इनको फांसी की सजा दी गई थी। आज के इस पहला प्रैक्टिस सेट में इतना क्वेश्चन किए हैं। अगला सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने सेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता दिवस की शपथ ली गई थी, कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन 1924 का है, या कलकत्ता अधिवेशन 1928 है, या लाहौर अधिवेशन 1929 है, या फिर मद्रास का अधिवेशन 1927 का है? तो जो सबसे सही उत्तर होगा, हम सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो शपथ लिया था वह लिया था कब? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी के बाद जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है यह 26 ये जो है लाहौर अधिवेशन 1929 है। आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज की
मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग बात किए हैं कि उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? जी, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन किया है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, या फिर भगत सिंह, सूर्यसेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि सूर्यसेन ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? झंडा सत्याग्रह के तहत जो है झंडा लेकर के जो चलने का ये था, तो ये झंडा सत्याग्रह जो शुरू हुआ है यह कब हुआ है? इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? 6 फरवरी 1922, 1923, या 13 अप्रैल 1923, या 13 जून 1930 को। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 13 अप्रैल 1930 को झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ है। सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो अभी हम लोग पीछे किए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में कांग्रेस का, तो उसमें पूर्ण स्वाधीनता दिवस ये मनाने का फैसला लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है अगले वर्ष जब यानी 1929 के बाद 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और यही कारण है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, फिर भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया कि यह दिन कौन सा रखा? यह दिन रखा था 26 जनवरी 1950 का लागू करने के लिए, जिसको हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भगत सिंह के विरुद्ध सरकार की ओर से किसने गवाही दी थी? तो अंग्रेजी सरकार की ओर से जो है भगत सिंह के विरुद्ध जो गवाही देने का कार्य किया है वो कौन किया है? वो फणींद्र नाथ घोष हैं, बैकुंठ शुक्ल है, या चंद्रिका सिंह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि भगत सिंह के विरुद्ध जो है सरकार की ओर से जिन्होंने गवाही दिया है, जिसके वजह से भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई है, वो फणींद्र नाथ घोष हैं। और इसी के कारण जो है फणींद्र नाथ घोष की जो हत्या है वो बैकुंठ शुक्ल कर देते हैं। बाद में इनको भी फांसी दी जाती है इस कारण से, जो कि बिहार से ही रहने वाले थे। बैकुंठ शुक्ल जो है वो बिहार के ही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? यानी बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? एफजी सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट हैं, या विलियम टेलर है, या गार्डन रिच वन है? इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो उस वक्त जो ये थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कि चंपारण आंदोलन के समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का जो कार्यभार है वो किसे दिए थे? रामनवमी प्रसाद को, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्यामानंदन सहाय, या जनकधारी प्रसाद को दिए थे। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसके समाप्ति के बाद जो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार था वो महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से जनकधारी प्रसाद को दे करके और ये किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान कौन बचाई थी? बत्तख मियाँ, हसरत मोहानी, राजकुमार शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी चंपारण आए थे तो गांधी जी को जहर दे करके मारने का प्लान किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसमें जो है बत्तख मियाँ जा करके बता देते हैं गांधी जी को कि आपके खाने के लिए में जो है वो जहर मिलाने का प्लान है, और गांधी जी की जान बचाने की कोशिश की गई और गांधी जी की जान बच गई, लेकिन बाद में बत्तख मियाँ को फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा। तो इसलिए जो है गांधी जी की जान बचाने का जो मेन ये है वो बत्तख मियाँ को क्रेडिट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे कितने लोग जो है देश की आज़ादी में
कुर्बान हुए हैं, जिसकी गणना करना जो है ये मुमकिन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग जो है उसमें कुर्बान हुए हैं। तो इस तरह के जो इतिहास में नाम हैं उन्हें तो हम ज़रूर याद रखते हैं। बाकी जो गुमनाम सिपाही थे उन्हें भी हम अपनी ओर से एक तरह से ये पेश करते हैं कि उन्हीं के शहादत के बदौलत आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो यह जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई है वो बत्तख मियाँ ने बचाई थी, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन चला था। यानी जब गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे थे और उसको लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया, तो उसके बाद उसको कौन सा ये आंदोलन चला। तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थी उसको ठुकराने के पास जो ये था आंदोलन चला है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और उसी के बाद जो है फिर आगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत गांधी जी किए थे वो दांडी मार्च के द्वारा किए थे। याद रखेंगे 2 प्रमुख तिथि जो है वो महत्वपूर्ण है। गांधी जी जो यात्रा शुरू किए हैं, यात्रा शुरू वो कब किए हैं, तो यात्रा की शुरुआत किए हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से किए हैं, तो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ पैदल चले हैं लगातार 25 दिन। 26वें दिन जाकर के 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा है। तो यात्रा प्रारंभ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुआ है। नमक कानून बनाया कब गया है, तो वह 6 अप्रैल 1930 को। इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यात्रा शुरू 12 मार्च 1930, नमक कानून बना कब, तो 6 अप्रैल 1930 को। 26 जनवरी 1930 भी याद रखेंगे क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया है। सरोजिनी नायडू हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, या राजकुमारी अमृता कौर हैं, या इसमें से इन तीनों नाम में से कौन प्रमुख नाम है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, तो ये सभी नाम हैं सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृता कौर। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो है उसमें सम्मिलित थे। अगला है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है। दांडी मार्च की घटना, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो घटना घटी है इन सब में से वह घटना कौन सी घटी है जी। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि 1942 में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, 1931 में हुआ है गांधी समझौता, इरविन समझौता, 1930 में हुआ है दांडी मार्च, और उससे पहले 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन के दौरान कहा गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान, या गांधी जी की दांडी सत्याग्रह के दौरान, या व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यह जो कथन है कि शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी जी यह कथन कहे थे कब, यह कहे थे गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्योंकि जो गांधी जी को अगर हम लोग ये सवाल एक बनता है कि गांधी जी को जो नमक सत्याग्रह का आइडिया है यह कहाँ से आया है, तो यह ये गांधी जी जो है अफ्रीका में जब ये थे तो उसी दौरान इनको ये सत्याग्रह का आया था कि ज़रूरी नहीं कि हर बात हम कानून की माने ही, और वहाँ से गांधी जी जो है इसको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिए थे। अब्बास तैयब जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या अबुल कलाम आज़ाद जी। 58वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। तो जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसमें जो है ये उनका स्थान जो लिए हैं वो अब्बास तैयब जी हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लाल कुर्ती दल गठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, या पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, या अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, या फिर
स्वतंत्र के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है, लाल कुर्ती जो संगठन है इसका जो बनाने हैं, इन्हें जो बनाए हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका गठन किए थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हर एक प्रश्न के विश्लेषण को हम इस प्रकार बता रहे हैं कि एक प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, याद रखिएगा। तो सीमांत गांधी जो है कहलाते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, और वो खुदाई खिदमतगार का ये किए थे, और उसके जो लोग थे वो लाल कुर्ती दल के लोग कहलाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जब आप पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहाँ एक लाल कुर्ती का जो संगठन है वो अलग है। भारत के राष्ट्रवाद में ये लाल कुर्ती का संगठन जो है ये सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? जी, तो इसका वही जवाब है कि खुदाई खिदमतगार जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक सत्याग्रह से शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? नमक सत्याग्रह से शुरू होता है। तो इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि जब गांधी जी उन्हें अपना जो 11 सूत्री मांग रखे थे उसे ठुकराए जाने के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो यहाँ के वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद आगे चल के उनसे एक गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियाल रंग आंदोलन जो है यह एक जनजातीय आंदोलन था। उस वक्त का जो जनजातीय आंदोलन था उसको जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह जो शुरू हुआ है यह कहाँ हुआ है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो यह मणिपुर और नागालैंड में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर ये प्रश्न आते हैं। अभी फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है कि बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो ये आंदोलन का हिस्सा था, ये कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो यह जो आंदोलन का हिस्सा था असहयोग, सविनय अवज्ञा, खिलाफत या भारत छोड़ो। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में लोग जो है इसका विरोध किए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 5 मार्च 1931 को किनके बीच समझौता हुआ है? हैले गांधी के बीच समझौता हुआ है, या फिर गांधी साइमन के बीच समझौता हुआ है, या गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ है, या गांधी इमर्सन के बीच समझौता हुआ है? तो 5 मार्च 1931 का जो समझौता है वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी जी इरविन समझौते के बाद किया जाना प्रस्तावित था? यानी 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ उसके पश्चात कौन से आंदोलन को रोकना था? गांधी जी इस पर सहमति जताए थे। तो वह आंदोलन था, चूँकि गांधी जी जो आंदोलन उस वक्त चल रहा था गांधी इरविन समझौता के दौरान, उस वक्त आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसी आंदोलन को स्थगित करना था तथा उसके बाद जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लेने के लिए राजी किया गया था। और हिस्सा लेने गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाते भी हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत वायसराय इरविन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बातें मानी गई थी? पहला है कि राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं, उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि लड़ाई को हिंसात्मक ढंग से नहीं जीता जा सकता है, हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो लोग भी हिंसक के आरोप में बंदी थे तो उनको छोड़ के बाकी को रिहाई की मांग की गई थी। दूसरा था कि समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो, और भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्तु की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर रह करके धरना दे सकते हैं। तो ये सारे तरह की जो है ये मांगे उस वक्त रखी गई थी। तो यानी ये तीनों पर सहमति बनी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों बातों पर सहमति उस वक्त बनी थी। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह 1930 में आयोजित हुआ था, हालांकि यह सही कथन है। अगला है कि साइमन कमीशन के आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही कथन है।
अगला है कि यह आयोजन लंदन में हुआ था, जो कि सही है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है प्रथम और तीसरा दिन ये दोनों कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं जाता है। केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हालांकि वो भी असफल हो गया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, करेक्ट है। इसमें साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करना था, सही है। इसमें आयोजन लंदन में हुआ, ये भी सही है, लेकिन इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया। प्रथम और तीसरा दोनों में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है। कांग्रेस केवल हिस्सा किस में लेती है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, और वो 1931 में होता है, और उसमें कांग्रेस की ओर से अकेले प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं कौन, महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है, तो इसमें हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे कि केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप फ़ायदा भी उठाइए, दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी शिक्षक साथी इससे फ़ायदा उठाए। जो भी शिक्षक हैं या जो भी जिस तरह के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सहारा ले रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो लाभकारी है। साथ ही साथ यह बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में अब 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसमें भी यह बहुत सहायता करेगा। तो उन बच्चों के बीच भी आप शेयर कीजिए, जो बच्चे तैयारी अपना किए हैं, वो इससे के जरिए मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो महात्मा गांधी केवल अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए थे, यहाँ से कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए थे। मौलाना आज़ाद कांग्रेस से जुड़े हुए लीडर हैं, तो वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय अलग संगठन के लीडर थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तीनों गए थे, लेकिन मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा, या डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था, या सत्ता के हस्तांतरण की तिथि थी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना था। किस पर असफल रहा, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसके असफल होने का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था, वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रमुख रूप से असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जी, ये इस तरह के प्रश्न अक्सर बीपीएससी में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया है, जिन्ना ने भी लिया है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि एक से अधिक। महात्मा गांधी केवल दूसरा में लिए हैं, तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ई इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया है, यानी कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया है। नेविल चैम्बरलेन ने किया है, विंस्टन चर्चिल ने किया है, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है, या स्टेनले बाल्डविन ने किया है। तो 72वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये जो घोषणा करने का कार्य किया है ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है। इसी वजह से उस सांप्रदायिक पंचायत को मैकडोनाल्ड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा जी। अगला सवाल है कि 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, या फिर दलितों के लिए। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, वो दलितों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। जी, तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था वो दिल्ली दंगे के समय, या जलियांवाला बाग के समय, या कम्युनल अवार्ड के समय, या कलकत्ता के दंगों के समय। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था, उसी समय महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आमरण अनशन शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा पुनः
और उसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचायत के बाद 1932 में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है वो पूना में समझौता होता है, जिसको पूना समझौता के नाम से या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सीट को किस प्रकार बढ़ाया गया था, 74 से 79 या 71 से 147 या 78 से 80 या 78 से 69। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि 71 से 147 बढ़ा करके किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर महात्मा गांधी ने। दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले, मेरे बताने से पहले अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर जरूर करें, ताकि उससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितने % हो गई है, ये भी हमें पता लगाना आसान रहेगा। अगला है 76वां नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है जी, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस हरिजन संघ की स्थापना किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हुआ है जी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ है, या 17 नवंबर 1932 को, या फिर 12 नवंबर 1932 या 15 नवंबर 1932 को। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है। तो 77वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है जो ये समाप्त हुआ है यह 24 दिसंबर 1932 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की थी, क्लेमेंट एटली ने, चर्चिल ने, पामस्टर ने या इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की है वो विंस्टन चर्चिल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी जी, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा जो है यह 11 जनवरी 1942 को किया गया है, या फिर 11 फरवरी 1942 को किया गया है, या 11 मार्च 1942 को, या 11 अप्रैल 1942 को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है, इसका जो घोषणा हुआ है वह 11 मार्च 1942 को, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव किसके नेतृत्व में गठित हुआ है, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जॉन साइमन के नेतृत्व में, या फिर लैंस डाउन के नेतृत्व में। तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया तो उसको जो है पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया, किसने कहा था, वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। तो ये जो है 81 नंबर प्रश्न, इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा है। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव के उद्देश्य में शामिल नहीं था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का जो जी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन, भारत स्वतंत्रता की स्पष्ट थी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, या फिर संविधान निर्माण परिषद का गठन। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है कि भारत के स्वतंत्र की स्पष्ट तिथि का ये शामिल इसमें नहीं था। अगला है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कब वापस ले लिया गया है, 11 जनवरी 1942 को, 11 फरवरी 1942 को, 11 मार्च 1942 को, या फिर 11 अप्रैल 1942 को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है यह कब लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है 11 फरवरी 1942 को सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड विलिंगडन, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो, या लॉर्ड वेवेल जी। इसका सबसे सही उत्तर कौन है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उस वक्त जो भारत के ये थे वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है जी। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है इसकी सबसे सही जानकारी कौन सी है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है वो 9 अगस्त 1942 को, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट उत्तर है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। अगला सवाल है कि WG आर्चर के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो WG आर्चर ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कैंप जेल में भेजे, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, भागलपुर जेल में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि WG आर्चर ने जो गिरफ्तार करके भेजे थे वो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेज दिए थे। बाकी महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो वो आगा खां पैलेस में रखे थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ। जी 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 87वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, रामानंदन सिंह हैं, सीताराम केसरी हैं। जी 88वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि सीताराम केसरी नहीं है, बाकी सारे लोग उसमें शहीद हो गए थे। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया है। बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया नेशन। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से जो अखबार का प्रकाशन किया गया है वो इंडिया नेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर है। अगला है कि बिहार में किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का गठन किया था। जी इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन होगा, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कटिहार, डेहरी, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि कटिहार के लोगों ने जो है ध्रुव दल का गठन किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51वां नंबर प्रश्न है। 91 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस एरिया में सबसे अधिक था। यह एरिया जो है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। निम्नलिखित में से जो सही विचार है वो करना है। तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक था, यानी पहला और चौथा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो गांधी जी आए थे चंपारण राजकुमार शुक्ल के कहने पर। असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास में हुआ है, और जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, जो पहले सत्याग्रही है वो आचार्य विनोबा भावे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ है। जयप्रकाश नारायण जो है उसमें प्रमुख रूप से हिस्सा लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही उत्तर है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था। जी इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था, तो इसका नेपाल, भागलपुर, पटना में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा। इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी नेपाल में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे। सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, या फिर सियाराम सिंह, या राम मनोहर लोहिया। तो बिहार में जो गठित आज़ाद परिषद था उसके संयोजक जो थे वो राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था। अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, या फिर युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ा गया था वो सारा अहिंसात्मक ढंग से लड़ा गया था, तो हत्या का चर्चा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो गठन हुआ था वो दोनों के लिए हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। जी 96 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ये थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा कौन था। हे दिल्ली चलो, हे राम, करो या मरो। तो इसका जो सबसे सही जवाब है
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी कहते थे कि डू एंड डाई का नारा दिए थे, यानी या तो करो या फिर मरो, ये नारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जब चल रहा था 1942 में, उस वक्त जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, सरोजिनी नायडू कर रही थी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हाथों में था। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा हजारीबाग के जेल से फरार हुए थे? जी, ये प्रश्न जो भी है 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये जब जो कैंसिल हुआ है उसमें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नाम कौन है? राम मनोहर लोहिया हैं, अरुणा आसफ अली हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 100वां नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के कैद करके कहाँ रखा गया था? जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी जी को कैद करके रखा गया था, पूना जेल, आगा खां पैलेस, बांकीपुर जेल या हजारीबाग जेल? तो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण थे जो जेल से भाग गए थे। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जी, तो इस तरह से हम लोग अभी 100 प्रश्न कंप्लीट किए। पीछे जो हम लोग कंप्लीट किए थे वो 42 और ये यहाँ 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे का सीरीज आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए तथा आप इसका चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।